बोलो। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, अशोक आर यू देयर? यस सर। हाँ तो बोलो ना, जल्दी से बोल ना, माइक ऑन करो। क्या स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है अपने को? हाँ सर। क्या होता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ। लिखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो वसुकी, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का? 3d1 4s2। तो 3d1 4s2 और उसमें से +3 बोला है, तो +3 बोला तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा मैं वहां से, यस। यस सर। तो उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा, यस। यस सर। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, यस। यस। तो वहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, बी। ओके। ओके। टिल 15 तक कुछ डाउट किसी को? टिल 15, टिल 20 तक कुछ डाउट? टिल 25 तक कुछ डाउट? वेदांत अपना माइक ऑन करो। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 सर। हाँ तो माइक ऑन करके ये चीज बताओ, कैटायन का रेडियस सबसे क्या होता है, बताया था ना। अगर जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी रेडियस उतनी कम ना। ओके सर। हेलो वेदांत। सर सो सबसे इफ ज्यादा रेडियस, अब इसका और एफ, सोडियम और सोडियम प्लस में से सोडियम प्लस की रेडियस कम होगी। क्लोरीन और क्लोरीन माइनस में से क्लोरीन माइनस की रेडियस ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज तो रेडियस ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज तो रेडियस कम। so smaller the atomic number, the larger the radius, right, of the ion. मतलब If the atomic number is smaller, so sulfur has the smallest atomic radius here. In the same like period, it will have largest atomic radius, right? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? 19 sir, 19. तो 19th में सल्फर और सल्फर H2 माइनस और क्लोरीन माइनस, इन सब का देखना यार स्ट्रक्चर। ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Yes sir. ए और बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो सल्फर पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो उसकी रेडियस ज्यादा होगी क्लोरीन माइनस से, यस। Yes. और सोडियम और F माइनस में से किसकी रेडियस ज्यादा होगी, F माइनस का रेडियस ज्यादा होगा, यस। Yes. Because neon. नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन क्या, अब तेरे को क्या करना है, F माइनस और H2 माइनस में कंपेयर करना है। F माइनस मतलब नियॉन और H2 माइनस मतलब आर्गन। तो More बता shells. किसका So ज्यादा होगा। more shells of sulfur. तो इसका सल्फर, दैट्स इट। Okay. टिल 25 तक कुछ डाउट? देख अपना माइक ऑन करो। सर मैंने ग्रुप में 25 क्वेश्चन भेजा है, जैसे मैंने किया सर। ऑर्डर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है आपके ऑर्डर से जो आपने क्लास में किया था। मैंने क्या किया था क्लास में? सर क्या आपने मैंने क्लास नोबल में? गैस लेके किया था, मैंने P/E रेशियो करके किया, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो बच्चे हर बार P/E से नहीं करना है ना। P/E तब लगाओगे जब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तब तुम P/E रेशियो निकालोगे। अगर वो दोनों डिफरेंट ग्रुप से ही बिलोंग करेंगे तो P/E रेशियो थोड़ी करेंगे अपन। सर जैसे कि अगर लिथियम समझा का था? 3, हेलो सर। हाँ सर अगर लिथियम का हाँ, सुना 3/2 है और बेरिलियम का 4/2 है, तो 1.5 और 2 आता है, तो हम कंपेयर तो कर ही सकते हैं ना दोनों को वैसे।
हाँ, वो अगर एक ही वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो लिथियम और बेरिलियम 2+ को कंपेयर कर सकता है, तो यस। और अगर बी बी बेरिलियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ है तो फिर 2 एंड 1.2 को भी तो कंपेयर कर सकते हैं। बच्चे बेरिलियम 2+ मतलब हीलियम ना, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी है। P/E रेशियो किसके लिए करेगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए करेगा। बेरिलियम 2+ मतलब हीलियम, मैग्नीशियम 2+ मतलब नियॉन, तो डेफिनेटली नियॉन का रेडियस ज्यादा होगा ना हीलियम से। दक्ष P/E रेशियो लगाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, समझा? यस सर। सर मुझे बेरिलियम वो 2 नोबल गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन लेने में इशू आ रहा है। बेरिलियम 2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास? 2 और मैग्नीशियम के पास? 10। तो मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ वो नियॉन होगा? यस सर। सर मुझे ये प्रॉब्लम है कि आपने बोला था कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक नियॉन सर, बट मैग्नीशियम में प्रोटॉन्स आर नॉट लाइक नियॉन, नो? So then बट effective nuclear charge will be different. It won't be like neon. इफेक्टिव नंबर से मैं कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ ना। अगर हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? बेरिलियम 2+ में नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे बच्चे? 2. 2 कहाँ से होगा? एक ही होगा ना Sorry, शेल one तो। shell. Sorry. One has 2. Yes, sir. Sorry. और मैग्नीशियम 2+ में Uh, one is 2. 2 shell. 2 शेल। अब शेल किसके ज्यादा है तो रेडियस किसका ज्यादा होगा? Magnesium has more shells. दैट्स इट। So magnesium has more radius. हाँ, Acha, okay, sir. So we can write the electronic configuration and then also compare. देखो अगर वैसे नहीं समझ में आता कि नियॉन जैसा कैसे हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ले। अगर तेरे को समझ में आता है कि अच्छा बेरिलियम 2+ मतलब हीलियम, मैग्नीशियम 2+ मतलब नियॉन, नियॉन का रेडियस ज्यादा बेरिलियम से, दैट्स इट। ठीक है। Okay, sir. नाउ टिल 30। टिल 30। टिल 35। सिद्धांत कुछ डाउट है क्या? तुमने हैंड रेज करके रखा है। Yes, sir. बोलो। Sir, and 25th one, third point is of penetration power, right? 35th 25th. पेनिट्रेशन पावर क्या करेंगे No, sir, बच्चे? 26. अगर 20, 26. हाँ Okay, sir. हाँ पेनिट्रेशन पावर बोल सकता है तो यस। पेनिट्रेशन पावर मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। पी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज मोर इजियर एज कंपेयर टू एस में से रिमूव करना, यस। Yes, sir. हाँ बच्चे, बट ऑप्शन में नहीं है ना कि मैग्नीशियम का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना है ना। स्टिल 35 कुछ डाउट? टिल 35। ओके, टिल 40 कुछ डाउट? फोर्टीथ क्वेश्चन। बच्चे ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 यस सर। और ऑक्सीजन सल्फर में से थर्ड पीरियड एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट में से। सल्फर का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, यस। यस। और नाइट्रोजन का 0 है, तो आंसर क्या आएगा? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दैट्स इट। ओके सर।
Then next, till 46 तक कुछ डाउट? 44th. बताया था ना, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस फ्रॉम O माइनस, फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस फ्रॉम O माइनस, वो क्या होगा? एंडोथर्मिक प्रोसेस. यस, Yes. So दैट्स इट. electron इसने affinity पूछा will be है. negative, right? Because energy is taken. अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव बोल दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगा ना, पॉजिटिव कहां से? हाँ. इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलना चाहिए था. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें पॉजिटिव होगा? तो वी विल से. That is अच्छा, B. इसने एक मिनट रुको, इसने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ना? Yes. That should be in C, right? एक मिनट. फॉर्मेशन ऑफ O प्लस, वो तो इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ O प्लस फ्रॉम O, वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन है ही नहीं. O प्लस में से O प्लस बनाने के लिए O में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, तो वो तो एफिनिटी हुआ ही नहीं. इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव बोला है ना. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव. यस. Yes. हेलो, एम आई ऑडिबल? या मैं क्या बोला? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा, हेलो, जिसका डाउट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करवाऊंगा तो O माइनस बनेगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 नेगेटिव होगा. यस और नो? Yes. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, 3, 4 ये सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव. यस. Yes. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है, पॉजिटिव कब होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब पॉजिटिव होगा जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? नेगेटिव. तो आंसर क्या आ जाएगा? ए. Okay, sir. Answer Okay. for 45. 45 अभी तो ऊपर बताया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम. ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाता है, Sir, सबसे selenium, ज्यादा सल्फर. why selenium less than oxygen? कलेक्टर अटेंड किया था तूने? Sir, your voice is cracking. कल का लेक्चर अटेंड किया था तूने? Yes. देखो, तुमको दिख रहा है स्क्रीन? Yes. Oxygen goes to the ऑक्सीजन का back. अपने ग्रुप में, यस, ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम होता है. यस. Then why is selenium less than oxygen? नाउ माय वॉइस इज फाइन. Yes. अरे बताया ना बच्चे, वैल्यूज के बेसिस पे, वैल्यूज के ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाता है, उसका थर्ड पीरियड से भी कम होना चाहिए था, थर्ड पीरियड एलिमेंट से सेकंड पीरियड एलिमेंट का कम होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाता है, बिकॉज वी नो द वैल्यूज. वैल्यू के बेसिस पे कमेंट कर सकते हो तुम बस. So B is correct, right? हाँ, बी इज करेक्ट. यस. Okay. I thought for some reason A was correct. नो, ए नहीं, बी इज करेक्ट. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? टिल 46 तक किसी को कुछ डाउट? फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों सेक्शन स्किप कर सकते हो. फाउंडेशन फिर क्या है?
क्या गेट इक्विप जेई मेंस भी डाउट डिस्कस करना है, किया है तो बताओ। ये सिद्धांत बोलो। Sir, in 41st question, यस बच्चे बोलो। हाँ sir, सिद्धांत can you बोलो। compare the ionization energy? इन सब का, Yes, sir. हाँ यू कैन कंपेयर। Okay, sir. और हाँ एक और चीज बच्चे लोग, ठीक है, मतलब अभी जो जो भी परसों जो भी चीज हुआ अपने लेक्चर में, जस्ट स्किप इट, यू डोंट हैव टू बी से सॉरी, ठीक है। अभी जस्ट अपना एग्जाम पे फोकस होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं, मतलब इन चीजों पे मत अपना टाइम वेस्ट करो। we'll discuss this thing after your test, so don't worry, please focus on your exam। तुमको मुझे कंटिन्यूसली मैसेज करने का नीड नहीं है, ठीक है। पूरा एग्जाम पे और थ्योरी पे फोकस करेंगे अभी अपन। चलो गेट इक्विप जेईई मेंस किया है क्या तुम लोगों ने? गेट इक्विप जेईई मेंस, तो क्या डाउट है पूछो, जिसने भी किया है डाउट्स बताओ। कुछ डाउट है 1 to 10 में? बच्चे अगर ए के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो किसका डाउट था, एक मिनट। हाँ सिद्धांत अपना माइक ऑन करोगे? Yes, sir. सिद्धांत, अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए के पास कितने हैं, 3, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं तो उसका वैलेंसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ये पता है तुझे? Yes, sir. अगर 4 से ज्यादा हो किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसका वैलेंसी होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पता है? यस So नो? can you repeat? अगर किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है, अगर किसी के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Okay, sir. तो अगर मैं बी की वैलेंसी की बात करूं तो बी का वैलेंसी कितना होगा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितना होगा? 8 माइनस 6 करूंगा तो 2 वैलेंसी आएगा, यस। Yes, sir. अब बी का वैलेंसी है 2, ए का वैलेंसी है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्या फॉर्मूला बनेगा? A2B3. दैट्स इट। डन। एट वन, मैक्सिमम वैलेंसी किस में होगा? क्या आंसर देके रखा है इन्होंने? आंसर क्या देके रखा है इन्होंने? क्या ऑप्शन ए देके, विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन मैक्सिमम वैलेंसी। देखो बच्चे, एक वैलेंसी, इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर सकते हो बिकॉज जो फॉर्मूला मैंने तुमको अभी बताया ना उसके अकॉर्डिंग हेलोजन का वैलेंसी, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होना चाहिए? 1, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट हाइड्रोजन जो है वो 7 बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है, ये अपन सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ये वाली चीज किसमें सीखेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में। तो राइट नाउ यू कैन स्किप इट। चलो, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? यस वेदांत, Cl2O7 यस, वहां पे हेलोजन का वैलेंसी 7 हो सकता है, यस।
मैक्सिमम स्टेबिलिटी राइट नाउ यू कैन स्किप इट। 7th क्वेश्चन स्किप करो बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है। टिल 10 तक और कुछ डाउट? टिल 20 तक कुछ डाउट? अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, हाँ एक और चीज वैलेंसी से याद आया, अगर कौन वेरिएबल वैलेंसी शो करता है? एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इन तीनों में से वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। वेरी गुड, ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी एस और पी ब्लॉक वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्लियर? एक्सपेरिमेंटली नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। इसका रीजन भी है क्योंकि वहां पे डी इलेक्ट्रॉन जो है इजीली, मतलब Fe जो है, तुमने देखा होगा Fe के कंपाउंड +2 में भी एग्जिस्ट करते हैं और +3 में भी एग्जिस्ट करते हैं। यस दक्ष? तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो सर बट ये व्हाट अपन, इज द रीजन बिहाइंड? इसका रीजन भी अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखेंगे एप्लीकेशंस के अंदर। तो वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस अपन अभी तक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज की एप्लीकेशंस 7 एप्लीकेशंस है। इट विल टेक आराम से 1 to 2 लेक्चर उसकी एप्लीकेशन को कवर करने के लिए। अगर थोड़ा स्लो करेंगे तो 2 लेक्चर में होगा, अगर थोड़ा फास्ट करेंगे तो 1 लेक्चर में कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट वन। टिल 30 तक कुछ डाउट? 30 से 30 नहीं पढ़ा है अभी तक, 27th भी नहीं पढ़ाया है। उसके अलावा और कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। हेलो सर। या सर मुझे थोड़े कॉन्सेप्चुअल डाउट्स थे, मैं पूछ सकता हूँ? पहले बुकलेट खत्म कर लें जितने भी होता है अपना, ठीक है। ओके सर, ओके। टिल 30 तक और किसी को डाउट? जिसको भी डाउट है अपना माइक ऑन करो यार डायरेक्ट, दैट्स इट। ओके, टिल 30 और कुछ डाउट है? मेंस में टिल 49 तक ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो डाउट है? 29, ओके। बच्चे क्लास में करवाया तो है। अगर 7th पीरियड के अंदर लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? जो 7th पीरियड लास्ट, जो एटॉमिक नंबर क्या है 7th पीरियड का? सिद्धांत, आर यू देयर? So we can check the electronic configuration. चेक नहीं करना है, उसके बिना भी कर सकते हो। 7th पीरियड का लास्ट एलिमेंट क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? एटॉमिक नंबर क्या है लास्ट एलिमेंट का? सिद्धांत कहाँ है? So 118. 118। तो जो 119 होगा वो एल्कली मेटल होगा, यस और नो? Yes, sir. और 120 क्या होगा? Alkaline earth metal. और वो 8th पीरियड में होगा, यस और नो? Yes, sir. तो आंसर भी आ जाएगा यस। Yes, sir.
और बताओ कुछ डाउट है? 31 से 40 29 किया ना अभी अपन ने, हाइपोथेटिकल केसेस करवाए तो थे। हाँ लॉजिक से भी कर सकते हो वेदांत, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ डाउट है टिल 40 तक? टिल 40 तक और कुछ डाउट? बच्चे सिद्धांत तुमको कुछ डाउट है तो अपना डायरेक्ट माइक ऑन करो यार, मतलब बार बार हैंड रेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके Can you show टिल 41 49 तक कुछ डाउट? सर मेरा नेटवर्क की वजह से लॉग आउट, कौन सा? 41 फाउंडेशन बिल्डर का मैं लॉग आउट हो गया था तभी। बच्चे एक बार वेट करो, बाद में पूछना, जब तक ये सब मैं पूरा ये फिनिश कर लो उसके बाद, ठीक है? हाँ टिल 49 तक कुछ डाउट? टिल 49 तक कुछ डाउट? ओके then बुकलेट में और कुछ डाउट है तुमको, जो भी तुमने सेक्शन किया है? ओके राहुल आर यू देयर? नहीं सर मैं समझ गया, मैं समझ गया। 41 समझा तुझे? हाँ क्योंकि बाकी सब में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना डिफिकल्ट होगा, बट सोडियम पे 0 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हाँ हाँ। हो। ओके हाँ, तो ये बुकलेट के डाउट डिस्कशन तो हो गए। अब दक्ष तुमको क्या थ्योरी में डाउट है बोलो? जिसको भी थियोरेटिकल डाउट है यू कैन आस्क, अदरवाइज जिसको भी डाउट्स नहीं है यू कैन लीव एंड एग्जाम का प्रिपरेशन करो। Sir, Sir, how are D and F poor shielders if they are able to shield by factor of 0.85? 0.85 से कब शील्ड किया उन्होंने? सर जैसे अगर हम आयरन में देते हैं तो D इलेक्ट्रॉन शील्ड्स बाय 0.85 में। अच्छा बट इनर वाला है ना, इनर वाला है इसलिए 0.85 से शील्ड कर रहा है। अगर उसी शेल में होता तो उसकी पुअर शील्डिंग होती ना बच्चे। अगर कोई भी एक शेल में, मैंने शील्डिंग का ऐसा थोड़ी कंपेयर करवाया, मैंने क्या बोला है, अगर लेट से शेल नंबर 3 में, लेट से शेल नंबर 4 है, तो शेल नंबर 4 में 4s 4p 4d और 4f, अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा तो 4s जो है वो ज्यादा शील्ड करेगा एज कंपेयर टू 4p, एज कंपेयर टू 4d, एज कंपेयर टू 4f। ये समझ में आया तुझे दक्ष? यस सर, पेनिट्रेशन पावर की अब वजह एक और चीज सुन, बट जो स्लेटर्स ने जो कैलकुलेशन यूज किया है उसमें क्या करता है, अगर तो इनर सेल वाला है तो एस डी और एफ का अप्रोक्सीमेटली सेम मान लेता है, इवन एस और पी का भी सेम मान लेता है। पर अगर एग्जाम में पूछा तेरे को कि 4s 4p में से अगर कैलकुलेशन कर रहा है स्लेटर्स रूल से, तो वैल्यू तो हमेशा कितना लेता है, 0.85 जो भी 1 जो भी लेते हैं। बट अगर अपने को पता है कि जो शील्डिंग होगी वो 4s स्लाइटली ज्यादा शील्ड करेगा एज कम्पेयर टू 4p। क्लियर तुझे ये वाला पॉइंट? सर तो हम स्लेटर्स रूल का बहुत सिंपलीफाइड वर्जन पढ़ रहे हैं इसलिए ऐसे आ रहा है ना। यस इसीलिए स्लेटर्स रूल, हर कुछ लोग ये करते हैं कि सारे एलिमेंट का जेड इफेक्टिव निकाल लेते हैं उस स्लेटर्स रूल से, नहीं वो गलत वे है। स्लेटर्स रूल से मैंने तुमको उतने ही एलिमेंट बताए हैं सो दैट तुमको एक बेसिक ट्रेंड पता चल जाए, और कुछ भी नहीं। अच्छा सर, बट इन Al एंड गैलियम उसमें आपने बोला ना 10 electrons are filled in 3D subshell and 3D subshell is poor shielders. That way I was asking कि वहाँ पे तो 0.85 ही शील्ड कर रहा है। बच्चे एक चीज लॉजिकली सोच, अगर एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहा है
अगर वो इनर शेल में, अगर वो डी में नहीं भरता, अगर वो एस में भरता है, पी में भरता, उसके कंपैरिजन में अगर मैं डी देखूं तो वो पुअर शील्डर है, समझा? यस सर यस। अगर तू एल्यूमिनियम से गैलियम जा रहा है तो ऑफिशियली तो क्या करना चाहिए, अगर तू एस बोरॉन से एल्यूमिनियम जा रहा है तो तू एस और पी में ही भर रहा है, और जैसे ही एल्यूमिनियम से गैलियम में जा रहा है एस और पी में नहीं भर के तू डी में भर रहा है। अगर तू एस और पी में भरता तो उसका क्या होता, उसके जेड इफेक्टिव कांस्टेंट आता, बट तू इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप कर रहा है, डी में फिलअप कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उससे अगर कंपेयर करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा कि पुअर शील्डर्स है, समझा? अच्छा ओके सर। तो बेसिकली जो स्लेटर्स रूल है वो सिंपलीफाइड वर्जन पढ़ रहा है, तो उसके पीछे से दिमाग नहीं लगाने की जरूरत। हेलो। हाँ, यस यस। अच्छा ओके तो ओके सर। सर एंड मुझे वो नहीं समझा कि एफई कोबाल्ट और निकल का रेडियस कांस्टेंट क्यों है? बच्चे वो इफेक्ट एक पॉइंट के बाद, अब जैसे कि कोई चीज जो है वो 0.5 0.5 0.5 से कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, यस। यस अगर सर। 0.5 0.15 से कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो एक पॉइंट का इतना कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा, यस। सर ऐसा बोल बट तो सकता हूँ। वो तो पहले भी हो रहा था, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम उन सब में भी 0.15 से बढ़ रहा था, बट एंड द रेडियस वाज डिक्रीजिंग। बच्चे ऐसा मान के तू क्या कर रहा है, तू कंटिन्यूअसली है ना, तू एक भाग रहा है, एक बार तूने क्या किया, तू 20 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और तूने जल्दी से भागना स्टार्ट कर दिया, कौन सी स्पीड से, 30 की स्पीड से, तो चेंज तेरे को दिखेगा ना। यस सर। फिर तूने 30 से तूने 1 किलोमीटर बढ़ाया, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो लेट्स अज्यूम तेरे को चेंजेस दिखेंगे, बट एक पॉइंट के बाद वो चेंजेस एकदम नेग्लिजिबल हो जाएंगे ना, ऐसा बोल सकता हूँ, यस नो? सर समझा नहीं ऐसे। मैं बोल रहा हूँ अगर बहुत स्लाइटली बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं तब तो तेरे को वो दिखेगा, यस और नो? यस सर यस, लाइक 30 to 0.5 20। से बढ़, यस, 0.5 से बढ़ने का मतलब वो कोई मेजर इफेक्ट है ही नहीं, वो क्या है, कोई मेजर इफेक्ट कर ही नहीं रहा, तो एक पॉइंट के बाद क्या आता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही आता है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफई कोबाल्ट और निकल में उनका जो सर एन शेल भी तो बढ़ता नहीं ना फिर, वो वही मैं नंबर ऑफ सेल्स भी मुझे डाउट। तो वो भी नहीं बढ़ रहा, और जेड इफेक्टिव भी कांस्टेंट ही है मोर और लेस। 0.15 इज नॉट ए मेजर इफेक्ट बच्चे। सर बट फिर तो वो स्कैंडियम टाइटेनियम उनमें भी तो मेजर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसमें भी रेडियस अगर तू देखेगा ना पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के कंपैरिजन, तो रेडियस में जो डिक्रीमेंट होता है वो बहुत कम होता है, पी में बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट होता है। पी में अगर सर 0.65 से बढ़ेगा तो तेरे को वो चीज दिखेगी, पर 0.15 से बढ़ेगा तो तेरे को कुछ स्लाइटली चेंजेस ही दिखेंगे, ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा उसका। टाइटेनियम वैनेडियम में आपने बोला डिक्रीज हो रहा है, और फिर आपने बोला आयरन कोबाल्ट और निकल में कांस्टेंट है। सर व्हाई इज इट नॉट कांस्टेंट इन स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, क्योंकि उसमें भी 0.15 से हो रहा है और एन भी बढ़ नहीं रहा है। बच्चे मैं वही चीज बता रहा हूँ तेरे को, सबसे बेस्ट तो क्या है, मतलब अगर तेरे को वैसे समझ में नहीं आता तो देख, चेंजेस तो होने चाहिए थे एफी कोबाल्ट और निकल में भी, यस यस नो? यस सर यस। तो मैं तेरे यस को एक सर। चीज ऐसे कैसे समझा सकता हूँ, रुक हाँ। तू ऐसे समझ, अगर सपोज तेरे पास लेट्स से तू 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, हाँ हेलो, ओके सर। यस सर। और तूने क्या किया, 10 मीटर पर सेकंड तूने, अब तू 30 से भाग रहा है, फिर तू 40 से भाग रहा है, फिर तू 60 से भाग रहा है, 70 80, तो तेरे को 10 का डिफरेंस सिग्निफिकेंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? अगर तू 20 के यस सर। रेस्पेक्ट, अगर तू 20 के रेस्पेक्ट में देखेगा तो अभी तो 70 की स्पीड से भाग रहा है, तो तेरे को सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखेंगे, यस यस नो? यस सर यस। बट अब तू क्या कर रहा है, अब जो चेंजेस है ना, अब तू क्या कर रहा है, तू 20 से भाग रहा था, अब तूने 21 से भागना स्टार्ट किया, 22 23 23 25 26 27, तो तेरे को ये समझ में आता है कि एक पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखेंगे तेरे को, यस नो? सर बट इंक्रीज रेट तो सेम है ना, तो हाँ, सर ऐसे इंक्रीज क्यों? रेट सेम है, बट ऐसा है कि अगर मैं सिग्निफिकेंट चेंजेस की बात कर रहा हूँ, सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं दिखेंगे ना तुझे,
सर लेकिन उसको वो मैं तो एक पहले भी तो हो रहा था ना, सेम ही रेट बढ़ रहा था, सेम ही चेंजेस हो रहे थे, इसमें भी सेम ही चेंजेस हो रहे थे। चेंजेस सेम हो रहे हैं, मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ बच्चे। या वो भी छोड़, सबसे बेस्ट क्या है, चेंजेस होने चाहिए थे। अगर तेरे को वैसे नहीं समझ में आता है तो ऐसा मान ले कि चेंजेस तो होने चाहिए थे, यस, बट उनका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली सेम आ रहा है, तो तू ऐसे याद रख सकता है। अच्छा ओके ओके, तो फिर मतलब स्कैंडियम टाइटेनियम में उनमें से चेंजेस हो रहे हैं एंड रेडियस डिक्रीज, क्योंकि मैंने गूगल पे ग्राफ देखा था तो उनमें स्कैंडियम टाइटेनियम में बहुत स्टीप है और फिर एफी कोबाल्ट निकल में थोड़ा सा फ्लैट टाइप हो जाता है, मोस्टली फ्लैट। इसीलिए मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बताया, क्योंकि उससे और कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एफी कोबाल्ट निकल में चेंजेस हो रहे हैं लेकिन experimental values are nearly the same. या Okay, sir, लेकिन what is the dominating factor over here then? Z effective को जिसको overpower कर रहे हैं। अरे बच्चे, रेडियस ही सेम है तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? अगर नहीं रेडियस नहीं, ही Z सेम, effective increase हो रहा है, Z effective increase हो रहा है, रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने के लिए कुछ तो फैक्टर होगा ना जो उन दोनों उन सबको बच्चे रेडियस रेडियस को। कांस्टेंट ही है तो फैक्टर कहाँ से कोई डोमिनेट करेगा? अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते तो रेडियस बढ़ता, अगर जेड इफेक्टिव भी अगर सिग्निफिकेंटली बढ़ता तो रेडियस डिक्रीज होता ना। यहाँ पे अगर कांस्टेंट ही है तो फैक्टर की बात ही नहीं करूंगा ना, डोमिनेट कौन सा करेगा? कोई नहीं करेगा। समझा दक्ष? सर नो सर। अगर तेरा जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता, ठीक है, अगर जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता, जेड इफेक्टिव एफई कोबाल्ट निकल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा बढ़ रहा है? तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता तो रेडियस का क्या होता? है, डिक्रीज। इसका मतलब जेड इफेक्टिव अगर डोमिनेट करता तो रेडियस डिक्रीज होता, बट क्या रेडियस डिक्रीज हो रहा है क्या? सर वेरी लेस। हो ही नहीं रहा ना, कांस्टेंट बोल तो रहा हूँ। यस। मुझे वही जो कंफ्यूजन हो रहा है सर, 0.15 से इंक्रीज हो रहा है, बट देन व्हाई आर यू सेइंग दैट द रेडियस विल बी कांस्टेंट? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। देख, मैं दक्ष वही तेरे को बोल रहा हूँ, तू ऐसा याद रख ले, उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कांस्टेंट आती है, सबसे बेस्ट। अच्छा ओके। ओके 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 सर। एंड हमने देखा ना CU और ZN में रेडियस बढ़ता है सर, व्हाई डज ZN हैव मोर रेडियस देन CU? ZN का Z इफेक्टिव इज मोर ना। बच्चे वहां पे और ज्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यस। सर कैसे सर? 3D10 दोनों में है। बट 4s1 4s2 है ना, 4s1 4s2 है ना बच्चे। यस सर। कौन ज्यादा सिमेट्रिकल, 4s1 या 4s2? 4:2, तो फिर ज्यादा शील्डिंग होगा। यस। हाँ, अच्छा ओके सर। अच्छा सर, बट बस 4s comes after 3D, no? It is a bigger shell. वो तो 4s उसमें भी तो है, वो तो कॉपर में भी तो बिगर शेल है। शेल नंबर थोड़ी चेंज हो रहा है 4s1, कॉपर हाँ से जिंक 4s1, बट तो 3D हम। बच्चे जब कॉपर से जिंक में जा रहा है तो शेल नंबर थोड़ी चेंज हो रहा है तेरा, शेल नंबर तो वही है ना। यस सर यस। तो शेल नंबर डोमिनेटिंग फैक्टर थोड़ी होगा, जेड इफेक्टिव से देखें। सर नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर सपोज 3D दोनों में अंदर वाला शेल 3D10 है और बाहर वाला शेल 4s है। अब कॉपर में 4s1 है, जिंक में 3D10 एंड 4s2 है, तो 4s2 में तो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो फिर शील्डिंग ज्यादा होगा ना, एंड जेड इफेक्टिव। बच्चे शील्डिंग, बट जेड इफेक्टिव देखेंगे ना अपन, शील्डिंग ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव देखना, जेड भी तो बढ़ रहा है तेरा। हाँ, तो जेड इफेक्टिव कॉपर से ज्यादा आ रहा है, मैंने कैलकुलेट किया था सर। मैंने इसीलिए तेरे को क्या बोला, स्लेटर्स रूल से तुम अगर जेड इफेक्टिव से सारी चीजें कैलकुलेट करेगा तेरे आंसर गलत आएंगे, बोला है ना मैंने तेरे को वो चीज।
तू हर बार ऐसे कमेंट नहीं कर सकता जेड इफेक्टिव से, तो वही तो गलती कर रहा है। स्लेटर्स रूल भी एक्यूरेट नहीं है, उसमें बहुत सारे मैंने अजम्पशंस लेके रखे हैं। मैं एस और पी का सेम शील्डिंग मान रहा हूँ, बट ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा ओके सर। तो फिर हम्म। सर जब मैं दूसरे बैच में था ना, तो एक बार सर ने बोला था कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए ना जेड इफेक्टिव सॉरी शील्डिंग विल बी डिफरेंट, लाइक एस एंड पी के लिए अलग होगा और स्पिन और वो सब पे भी हाँ डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। यस बच्चे, हम लेकिन बट मैंने, हम वो सब पढ़ते नहीं लेकिन अभी। यस वही मैं तेरे को बता रहा हूँ, जो अपन ने कैलकुलेट किया है वो एक बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पे कैलकुलेट किया, बहुत सारे अजम्पशंस लिए हैं, बट अपना जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं है। बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वही चीज बताई है जिससे तुमको वो जो अपने काम में आए। बस अगर तू सारे एलिमेंट का जेड इफेक्टिव निकाल के कंपेयर करने जाएगा तेरे को बहुत बेकार से रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा ओके सर, तो इसका फिर रीजन क्या होगा, Zn इज ग्रेटर देन Cu? हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। हेलो दक्ष, am I audible? यस सर। हाँ बोल। सर तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम वो हाई एडवांस्ड वाला मतलब दूसरा वाला जेड इफेक्ट मतलब स्लेटर्स रूल दूसरा यूज करेंगे तो जिंक का जेड इफेक्टिव कम आएगा यस कॉपर से। ओके यस सर, तो वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से जेड इफेक्टिव जिंक का कम आएगा एंड दैट इज व्हाई द साइज इज बिगर। यस। ओके सर, ओके सर। एंड जब हम आयोनिक रेडियस निकालते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फाइंडिंग p by e रेशियो? व्हाई वी डोंट फाइंड e by p? कर ले, अगर ई बाई पी बाई ई रेशियो सर इसका फिर ज्यादा उल्टा उसका आता ना। उल्टा कैसे आता? फिर जेड इफेक्टिव का ऑर्डर उल्टा आता ना। हाँ सर, आई एम इन दैट ओनली, उल्टा आएगा। जेड तो इफेक्टिव p उल्टा by तो e रेशियो, हेलो। बच्चे पी बाई ई रेशियो का मतलब अगर 13/13 और 13/12 है, यस। यस सर। ऐसे सो 13 13 को अट्रैक्ट कर रहा है और 13 12 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगी? 13 12 को, 13 12 पे। 13 12 को सर। हाँ तो अगर उसका उल्टा भी बोलेगा, अगर तू ई बाई पी रेशियो निकालेगा तब भी बोलेगा तो यही ना, 13 13 को अट्रैक्ट कर रहा है और 13 12 को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन उस वाले केस में किसमें ज्यादा होगा? 12/13 में ज्यादा होगा। अच्छा, तो हम e by p रेशियो बेसिकली इजी करने के लिए कर देते ताकि जेड इफेक्टिव का ऑर्डर मिल जाए, नहीं तो लॉजिक वही है कि अट्रैक्शन कितने पे हो हाँ रहा है। हाँ। ओके सर। सर और एटॉमिक रेडियस आपने बोला था नोबल गैसेस का इंक्रीज हो जाता है ना मतलब देन द हैलोजेंस, तो फिर एक बार मैंने बोला था कि क्योंकि ये भी एक रीजन हो सकता है ना कि शील्डिंग इफेक्टिव इंक्रीजेस इन नोबल गैसेस। सर तो वो बोल वर्क सक कैसे करता है, वो आप बोल दिखा सकता सकते है, वो भी बोल सकता है तो। हैं सर, लेकिन वो वर्क कैसे करेगा? मतलब शील्डिंग ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव कम होगा तो रेडियस ज्यादा होगा। नहीं सर, मैंने कैलकुलेट किया लेकिन आया नहीं। बच्चे मैं तेरे को क्या समझा रहा हूँ इतने देर से, तू स्लेटर्स रूल से सारे कैलकुलेशंस मत कर। वो एक इजियर वे है जेड इफेक्टिव निकालने का, हमेशा तेरे को सारे आंसर उससे नहीं मिलेंगे। अच्छा ओके सर, क्योंकि हमने 10th में मैम ने हमको बोला था कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मतलब वही शील्डिंग इफेक्ट वही सभी होता है। होता है, बहुत कुछ चीजें होती है, स्लेटर्स रूल भी गलत ही है, मतलब सही थोड़ी है वो।
अच्छा, तो बेसिकली ऐसे रिमेम्बर कर सकते हैं कि चीजें होती है लेकिन सब कुछ हम अभी फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं कि चीजें होती नहीं, इसका करेक्ट ऑर्डर भी तुम सीखोगे, बट उसका वो अभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपने को पोजीशन के साथ स्पिन देखना पड़ेगा, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बहुत सारी चीजें रहती है यार। अगर वो सारे कंसिडर करने जाएगा तब तेरे को एग्जैक्ट ऑर्डर मिलेगा। ओके सर, ओके सर। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका एनायंस के ऑर्डर को कैसे निकालेंगे? फ्लोरीन माइनस मतलब, तो हर बार उसी डाउट में पूछ, जो तेरे को डाउट है वो उसी में सर्कुलेट हो रहा है। तो फ्लोरीन माइनस मतलब सर नियॉन, मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें इसलिए। फ्लोरीन माइनस मतलब नियॉन। सर नहीं सर, मुझे वो नोबल गैसेस वाला समझ नहीं आ रहा। तो फिर सर आपने बोला कि कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर लूँ। तो बच्चे कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो नोबल गैस का ही लिखेगा ना यार। फ्लोरीन माइनस का कॉन्फ़िगरेशन लिख। नो, इट विल कम लाइक नियॉन। वही तो बोल रहा हूँ। सर लेकिन फिर सर प्रोटॉन सेम नहीं होंगे, जेड इफेक्टिव अलग होगा, फिर साइज तो भी डिफरेंट होगा। मैंने ये थोड़ी बोला है तेरे को, फिर से साइज में बोल रहा है क्या? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो पी बाई ई रेशियो देखेगा क्या? एफ माइनस और सी एल माइनस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? नहीं नहीं, नहीं देख सकते। तो पी बाई ई नो। रेशियो नहीं देखूंगा ना यार, तो प्रोटॉन से देखूंगा ही नहीं मैं। फिर मैं क्या देखूंगा? एक नियॉन है, एक आर्गन है, एक क्रिप्टो। हेलो सर। मैं ऑडिबल? हेलो। हाँ बोलो। तुम चीजें ध्यान रखो। सबसे पहले तो सारा जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना करो बंद। जितना ऑर्डर बताया उसको फॉलो करो, फर्स्ट थिंग। अगर सारे जेड इफेक्टिव निकालोगे तो क्वेश्चंस गलत होंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो पी बाई ई रेशियो देखेंगे। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, अगर दो डिफरेंट सेल से ही डिपेंड कर रहे हैं, तुम लॉजिकली सोच सकते हो, एक एफ है, एक तुम माइनस चार्ज भी भूलो, एक एफ है, एक सी एल है, एक बी आर है और एक आई है, तो सेल नंबर बढ़ेगा ना। फ्लोरीन से अगर आयोडीन की तरफ जाओगे तो, यस यस और सर, नो? यस सर, यस। सेल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस तो बढ़ेगा ही यार, ऑब्वियसली। सर लेकिन हमको ये नहीं पता ना कि इलेक्ट्रॉन पे कितना लाइक चार्ज हो रहा है, और फिर कितना क्या डोमिनेट कर रहा है, जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है या एन नंबर तो डोमिनेट कर रहा टॉप टॉप टू बॉटम अगर तू जाता है, टॉप टू बॉटम, तो क्या जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है क्या? है? बोल। कांस्टेंट सर, कांस्टेंट। तो फिर अच्छा ओके सर। फिर अगर सर, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम नहीं होगा, सपोज हम जो 25th क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, B2+ and Mg2+, both are not isoelectronic, then how will we do? अरे बच्चे, तो बेरिलियम और टॉप टू बॉटम ही तो है, बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, एक ही तो ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं आप लोग। बेरिलियम मैग्नीशियम एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे ना, तो नंबर ऑफ सेल्स मैग्नीशियम में ज्यादा होंगे तो रेडियस ज्यादा होगा। अच्छा ओके सर, ओके ओके। मैं तेरे को एक चीज सजेस्ट करूं, सुन दक्ष। तो पहले तो यार जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना बंद कर, और घर पे अगर जब भी जाए ना, नोट्स पढ़, रेडियस वाला सेक्शन पूरा पढ़, जो चीजें लिखी है उसको समझने का ट्राई कर कि सर ने ये चीज क्यों लिखी है। अगर तू अपने मेथड लगाएगा उस चीजों में तो तू गलत करके आएगा एग्जाम। पहले रेडियस पढ़, देन 2-3 घंटे कुछ और पढ़, फिर आयनाइजेशन एनर्जी पढ़, फिर से 2-3 घंटे कुछ और पढ़, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़, अदरवाइज तुम पूरा कंफ्यूज होता रहेगा पूरे पीरियोडिक टेबल में। समझा दक्ष? यस सर। तू कंफ्यूज ही हो, तेरे को समझ में नहीं, तेरे को वे ही समझ में नहीं आ रहा जहां पे तेरे को
शेल नंबर देखने हैं वहां पे तू पी बाई ई रेशियो देख रहा है, जहां पे पी बाई ई रेशियो देखना है वहां पे तू शेल नंबर देख रहा है। तो वो चीजें ध्यान रख। ओके। ओके सर, ओके हम्म, सर। और डाउट? सर और फिर हाँ, अगर हम सपोज और फिर Mg2+ K+ एंड Al3+ था, तो Mg2+ एंड Al3+ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो Al3+ का मतलब कम जेड होगा इफेक्टिव ज्यादा आएगा। हाँ, तो फिर तो वो कम आएगा। हाँ, सर फिर उसके बाद Mg2+ एंड K+ में कैसे ढूंढेंगे? दे आर नॉट इन द सेम ग्रुप ना। इसीलिए मैंने तेरे को बोला था, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उसका एक रीजन है। अगर Mg2+ कर Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन हटा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे Mg2+ में? नियॉन। नियॉन। और K+ में से हटा, K+ में से आर्गन। आर्गन तो बता किसका रेडियस ज्यादा होगा? आर्गन में ज्यादा शेल होता है। हाँ, तो फिर K+। दैट्स इट। अच्छा, तो K+ को सर मैं, एक चीज ध्यान रख, K+ को मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि K+ तेरा आर्गन है। ये मैंने कहीं पर नहीं बोला है तुझे, मैंने यस ये चीज यस कहीं सर, पर भी आपने ये नहीं मेंशन बोला। नहीं की। हाँ, ये नहीं मैंने बोला, क्या हाँ। बोला, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा हो जाएगा। तो एक का अगर कॉन्फ़िगरेशन नियॉन है और एक का कॉन्फ़िगरेशन अगर आर्गन है, तो डेफिनेटली आर्गन में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, सेल्स ज्यादा होंगे तो रेडियस भी ज्यादा होगा। यस। अच्छा सर, अगर लेकिन अगर हम वो ये मुझे समझा जो आपने बोला, अगर हम लॉजिकली भी देखेंगे तो mg और k इज जस्ट बिलो mg ना, बट लाइक इन द फर्स्ट ग्रुप दैट वे, तो फिर जेड इफेक्टिव थोड़ा सा ही बड़ा होगा जितना भी होगा। बच्चे फिर से वही चीज उल्टी चीज, जहाँ पे शेल नंबर की बात है वहां पे जेड इफेक्टिव में जा रहा है। बच्चे अगर एक ही पीरियड से बिलोंग कर, एक ही ग्रुप से बिलोंग करेंगे तो जेड इफेक्टिव नहीं है डोमिनेटिंग फैक्टर। नहीं सर, mg और k आर नॉट इन द सेम ग्रुप, नो। k लॉजिकली इज इन द सोचना फर्स्ट ग्रुप। बच्चे, लॉजिकली Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो अब वो नियॉन जैसा होगा और दूसरा आर्गन जैसा होगा, तो एक पीरियड में एक ग्रुप में बोल सकता हूँ मैं। सर नहीं, mg और k+ सेम ग्रुप में नहीं है, तो हमको अब कैसे पता चलेगा कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि डाउन ग्रुप ही कांस्टेंट होता है ना। बच्चे तू जो चीज बोल रहा है उसको सुन भी रहा है? मैं बोला Mg2+ कितने इलेक्ट्रॉन, नियॉन एम कॉन्फ़िगरेशन। K+ कितने इलेक्ट्रॉन। आर्गन। तो क्या नियॉन और आर्गन तो एक ग्रुप में बिलोंग करेंगे ना? यस सर, यस। हाँ, तो क्या देखेगा, जेड इफेक्टिव देखूंगा या फिर नंबर ऑफ सेल्स देखूंगा? सर नंबर ऑफ शेल्स। तो देख, तो आर्गन का ज्यादा आएगा। वही तो बोल रहे हो। सर नहीं, आई अंडरस्टूड दिस सर, बट आई एम सेइंग k+ और mg+ में प्रोटॉन्स आर नॉट सेम। आपने बोला था जब सेम पीरियड में है तो जेड इफेक्टिव अलग मतलब कांस्टेंट आएगा। हम डायरेक्टली नंबर ऑफ शेल देख के हम कमेंट कर सकते हैं कि रेडियस बड़ा है या छोटा है, लेकिन mg+ एंड k आर नॉट इन द सेम ग्रुप ना, तो हमको जेड इफेक्टिव के बारे में नहीं पता ना, हमको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पता है। तू क्या चाहता है, मतलब क्या निकालूं मैं? नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ प्रोटॉन्स दोनों का अलग अलग है। हमको पता है कि उसमें शेल k+ का शेल ज्यादा आएगी ना, नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग है। तो हाउ डू वी नो दैट यहाँ पे जेड इफेक्टिव डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा? तो अरे यार, तो तू क्या चाहता है, मैं दोनों का जेड इफेक्टिव निकालूं? तेरे को ये समझ में आता है Mg+, तू में चल नियॉन भी छोड़, क्या तुझे ये समझ में आता है Mg2+ में 2 शेल होंगे यस सर। और थर्ड वाले में 3 शेल होंगे, यस सर, यस। और दोनों के बीच में कहीं पर भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं? यस नो? कहीं पर भी मैग्नीशियम से पोटेशियम जाए तो डी इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ रहे हैं क्या? नो सर, नो। नो इसका मतलब शील्डिंग वाला फैक्टर तो अपने आप डोमिनेट करेगा नहीं। शील्डिंग कब डोमिनेट करता है, जब तो इलेक्ट्रॉन डी में एफ में फिलअप करता है। यस और नो? बच्चे, जेड इफेक्टिव कब डोमिनेट करता है, जब तो इलेक्ट्रॉन डी और एफ में फिलअप करता है तब ना। यस सर, यस।
क्या मैग्नीशियम से पोटेशियम के बीच में इलेक्ट्रॉन तूने कहीं पर भी डी या एफ में फिलअप किए हैं क्या? नो सर। इसका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स ही होंगे। अच्छा ओके, ओके सर। तो हम बोल सकते हैं ना इन दोनों का जेड इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहा होगा। हाँ बोल सकते हैं। ओके सर। तेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। और सर कितने नहीं, डाउट ठीक है? है सर, आयोनाइजेशन एनर्जी से पूछना। सर हेलो बोलो। सर। हाँ बोलो। सर इन आयोनाइजेशन एनर्जी, कल आपने बताया, मैंने आपसे पूछा हाउ इज एटम हाँ, आइसोलेटेड इफ दक्ष देयर आर। दक्ष दक्ष मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने टोटल नंबर ऑफ डाउट्स कितने हैं तुझे? टोटल नंबर ऑफ डाउट्स कितने हैं? हेलो दक्ष, एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है, बोलो बोलो दक्ष। दक्ष यू आर नॉट ऑडिबल। टोटल नंबर ऑफ डाउट्स पूछना, रेडियस पार्ट और ये मत पूछ। टोटल नंबर ऑफ डाउट्स बता, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसा। और बाकी जो रिमेनिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ डाउट है? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हेलो दक्ष, आर यू देयर? हाँ तो बोलो, अपना माइक ऑन करो, डाउट पूछो यार जल्दी। सर यस सर, मैंने आपसे कल पूछा था ना, हाउ इज इन आयोनाइजेशन एनर्जी 1 मोल एटम्स हम लेते हैं ना, तो हाउ इज द एटम आइसोलेटेड इफ देयर आर 1 मोल एटम्स? सर ये मुझे समझा नहीं था। आइसोलेटेड का मतलब उसका किसी और एटम के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। वो खुद के एटम के साथ रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका किसी दूसरे एटम के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरे एटम के साथ फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। किसी के साथ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये मीनिंग मिलेगा, ठीक है?
ओके दक्ष, मैं एक चीज ये बोल रहा हूँ, अगर सपोज कोई भी आइसोलेटेड एटम्स का मतलब उसका किसी दूसरे एटम का संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर सोडियम है तो सोडियम के खुद के एटम्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सोडियम Cl के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए। Cl ब्रोमीन के साथ, सॉरी, सोडियम Cl के साथ या सोडियम ब्रोमीन के साथ या सोडियम आयोडीन के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए। उस अगर उसके साथ कंबाइन है तो वहां से मैं आइसोलेटेड नहीं बोलूंगा उसको। किसी भी दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए वो। क्या ये क्लियर है? ओके सर, यस सर। तो मतलब Cl 1 mole of Cl atoms can exist, जरूरी नहीं है कि वो लोग कंबाइन कर जाएंगे टू फॉर्म Cl2। हाँ तो बच्चे Cl2 कंबाइन होंगे तो Cl2 कैसे बनाएगा यार? जरूरी थोड़ी है Cl2 बनाएगा वो। कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पहले तेरे को एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कोई भी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए तेरे को इनिशियली एनर्जी हाँ देना तो पड़ेगा। यस सर, अगर तो मतलब वो अगर कंडीशंस नहीं है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए तो Cl atoms 1 mole एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर एंड मिनिमम एनर्जी इज मींस दैट इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालना ना, जस्ट आउट ऑफ दैट शेल। हाँ ओके ओके सर। एंड जो हमने सारे जो एग्जांपल्स लिए थे, m गैस, m प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, वो सब हम 1 मोल गैसेस ले रहे हैं ना? यस। ओके सर। सर एंड कैन यू प्लीज ओपन द आयोनाइजेशन वाला पीडीएफ? तो मुझे पूछ, मुझे याद है सब कुछ, बोल। अच्छा तो सर आपने बोला था उसमें ना एक चीज लिखा है, टू calculate ionization energy we always remove electron from gaseous state of atom and not from हाँ solid or liquid state. Sir, what is हाँ, gaseous state of atom mean? Atom in solid or atom is in liquid is atom only, no? डेफिनेशन क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का? Minimum energy required to remove outermost electron from 1 mole of isolated gaseous atom. 1 मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड गैस, 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम्स लिखा था वहां पे। Yes sir. ध्यान से देख, तो एटम गैसियस I फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो पहले उसको गैस में कन्वर्ट कर, फिर इलेक्ट्रॉन हटा। तो आपका हियर इस स्टेटमेंट का मतलब या मीनिंग जो है सॉलिड स्टेट ऑफ, सॉरी, गैसियस स्टेट ऑफ एटम, उसका मीनिंग है 1 मोल ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ एटम से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मोल ऑफ सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑफ एटम से नहीं कर सकते? नहीं। ओके सर, ओके, उसमें मैं कंफ्यूज हुआ। ओके सर। और बोलो। Sir, and in metallic radius, you had written metallic radius is approximately equal to actual radius. Sir, why approximately, not exactly? तेरे को थोड़ी पता है एटम में डिफॉर्मेशन भी तो हो सकता है। अगर दो एटम अगर एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं, हल्का वाला अट्रैक्शन होगा, कोलिजन्स होंगे, तो उसका डिफॉर्मेशन भी तो होगा। तो वी आर नॉट श्योर, ऐसा जरूरी एग्जैक्टली टच कर रहे हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी। सर मेटल्स में तो बिल्कुल टच ही करते हैं ना, सॉलिड होता है ना। बट डिफॉर्मेशन, वी अज्यूम द आइडियल केस ना, कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है एटम के अंदर, बट ऐसा हो सकता है ना डिफॉर्मेशन, अपने को थोड़ी पता। सर डिफॉर्मेशन कैसे मतलब? क्रिकेट की दो बॉल्स हैं, दे आर टू बॉल्स ऑफ क्रिकेट, ठीक है? रबड़ की जो बॉल्स हैं उनको दो पास में यस सर। रखेगा, अगर तू साइड से उसको प्रेस करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा। ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। शेल्स तो हमने इलेक्ट्रॉन, बनाए हुए, हमने एज साइंटिस्ट वी हैव मेड द शेल्स, नो? हाँ, तो क्या चाहिए तुझे? तो सर असली में थोड़ा ना शेल्स एग्जिस्ट करते हैं, इट इज ओनली एम्प्टी स्पेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो डिफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? तो एक्चुअल में तेरे को इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी नहीं पता है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं पता, रेडियस कहाँ से निकाल रहा है तो? अच्छा, इसलिए हम बोलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, मतलब दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वी कैन फाइंड वैसे।
तेरे को अज्यूम करने के लिए मैं तो तेरे को ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा ना, शेल से और डिफॉर्मेशन से, यस और नो। अब तो एक्चुअलिटी पे आया तो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं पता है तेरे को, तो सब गलत ही कर रहा है। ओके सर, ओके। तो मतलब हम बोल रहे हैं कि मेटालिक रेडियस इज द मोस्ट एक्यूरेट व्हाट वी कैन डू, एंड दैट इज अ अप्रोक्सीमेशन होगा कि, क्योंकि एक्चुअल तो हाँ हमको वैसे भी नहीं पता ना। हाँ, ओके सर, और कोवैलेंट रेडियस का जब आपने डायग्राम बनाया था ना, उसमें आपने दिखाया था एटम्स ओवरलैप। सर वो क्यों होता है, वो समझा नहीं था मुझे। दैट वी विल डू इन द केमिकल बॉन्डिंग। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, केमिकल बॉन्डिंग के फर्स्ट लेक्चर में तुमको एक चीज समझ में आ जाएगी, ओवरलैपिंग से मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके सर, सर और ऐसा हो सकता है कि इज द लाइक द कोवैलेंट रेडियस बिकम्स इक्वल टू द एक्चुअल रेडियस फॉर लाइक शॉर्ट टाइम, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे होए तो, लाइक बिकॉज इलेक्ट्रॉन का नो, ऑर्बिट होना फिक्स्ड है, ऊपर नीचे होता है ना। बट ओवरलैपिंग में कुछ ना कुछ तो कॉमन है ना भाई। अगर ओवरलैपिंग नहीं हो उसको मैं बोल दूंगा टच ही हो रहा है, वो टच हो रहा है तो उसको मेटालिक रेडियस ही बोल दूंगा फिर। अच्छा, तो टच होता ही नहीं है कोवैलेंट कभी क्यों भी बोलूंगा? मेटल। सर टच होता ही नहीं ना कोवैलेंट बॉन्ड में कभी भी, इट इज ऑलवेज ओवरलैपिंग। नहीं, हाँ, सर यस और नो? देख यू आर फ्रॉम विच सेंटर? सर आई एम फ्रॉम देख दादर। यू आर फ्रॉम विच सेंटर? सर दादर दादर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नहीं तो सर मतलब कोवैलेंट रेडियस जो होता है उसमें कभी भी ओवरलैप नहीं होता ना। कोवैलेंट मतलब में सॉरी सॉरी, ओवरलैप हो, मतलब कोवैलेंट रेडियस में कभी भी टच नहीं होता ना, हमेशा ओवरलैप ही करेगा। यस। ओके सर, और आपने जब और हमको कितने बचे हैं? वॉन्डरवॉल, सर दिस इज लास्ट वन। हम्म, सर वॉन्डरवॉल रेडियस जब आपने हमको समझाया था, आपने हमको गैसियस एटम लेके समझाया था ना, बट योर इन द बुकलेट इट्स रिटन दैट जो एटम होता है उसको सॉलिडिफाई करते हैं एंड देन वी फाइंड मैंने इट। मैंने कभी भी गैसेस एटम नहीं लिया था ना ना ना। मैंने कब गैसेस लिया? सर आपने बोला था ना, दो एच के एटम्स है एक जार में, उनको उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हाफ कर देंगे, दैट वे। मैंने Cl2 का निकाला था वंडरवॉल, यस। यस सर, नहीं मैं सर मैं एटम्स बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग मॉलिक्यूल। यार ये सेम स्टेटमेंट अगर तू ध्यान से देखेगा तो मैंने भी नोट्स में वही लिखा है, सॉलिडिफाइड करके निकाल दे। ध्यान से पढ़ो यार नोट्स, स्क्रीन लिखा है हीरो। यस सर, दक्ष, यस सर, यस सर, आई कैन सी। पढ़ ये पैराग्राफ वंडरवॉल वाला। हाँ भाग गया था, एक मिनट सर, फ्रॉम दिस पार्ट लिखा, ओनली आई एम आस्किंग, दिस पार्ट ओनली ओवर हियर। अगर आप सॉलिडिफाई करते हो तो फिर उनके बीच में सेपरेशन कैसे रहेगा? सॉलिड्स में तो क्यों लिखा बिल्कुल है? पास आ जाते हैं ना एटम्स। सॉलिड में बिल्कुल ऐसा थोड़ी कि एकदम एटम एकदम टच ही करते रहेंगे यार, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा ना यार। अगर टच करे तो इंटरेक्शन होगा, नोबल गैस फिर तो कंपाउंड भी फॉर्म कर लेते सॉलिडिफाइड में। अगर तो टच ही बोलता तो कुछ ना कुछ तो गैप प्रेजेंट रहेगा ना उसके बीच में। सर सपोज हम कुछ लेते हैं, ब्लॉक ऑफ सोडियम लेते हैं, तो उसके बीच में जो सोडियम एटम्स होते हैं वो तो टाइटली पैक्ड होते हैं ना, उनके बीच में गैप कैसे रहेगा? we अगर गैप रहेगा, assume that we assume that they are tightly packed. We don't know the exact position of electron, then how you can say that they are tightly packed? बोलो। अगर ऊपर नीचे आएंगे तो फिर सर मेटालिक रेडियस हमको पता ही कैसे है कि अगर टच हो रहे हैं या नहीं? एक चैप्टर मैंने मेटलिक रेडियस में एक चीज लिखी है, ध्यान से देखा तूने? उसमें मैंने लिखा है कि 12th सॉलिड स्टेट, यस सर, 12th विल में, रीड इन हाँ 12। या तो ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर।
तो वो मैं तेरे को अभी तो नहीं बता सकता ना पूरा चैप्टर। अच्छा सर, तो लेकिन सपोज हम जब लिक्विड सपोज हम मेटेलिक रेडियस सुन ध्यान से, जब मेटेलिक रेडियस फाइंड आउट करेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर, तो वहां पे मैं मेंशन करूंगा कि वी आर टेकिंग टू अजम्पशंस हियर, देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन द एटम्स, तब मैं बोल सकता हूँ कि एक दूसरे से साथ टच करेंगे। और उसको एक्चुअल में स्फेरिकल जो भी है, रिजिड जो भी, वो अज्यूम करते हैं, एक्चुअल में वो रिजिड थोड़ी होता है यार एटम्स। अपने को पोजीशन ही नहीं पता इलेक्ट्रॉन की, तो रिजिड के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दूंगा मैं? यस सर, यस सर। तो नहीं, तो मैं वॉन्डावॉल का अगर हम सेम चीज बोले, अगर हम सॉलिड नाइट्रोजन लेंगे तो उनके बीच के एटम्स में डिस्टेंस रहेगा। हाँ थोड़ा बहुत डिस्टेंस रहेगा ना बच्चे। अच्छा, एंड देन हम वही डिस्टेंस को लेके हाफ कर देंगे एंड हमको फिर वॉन्डावॉल रेडियस मिलेगा, मतलब सॉरी हीलियम के एटम्स, क्योंकि नोबल गैसेस के लिए लेते हैं। हाँ या फिर अगर हम Cl2 के भी गैस ले, उसको हम सॉलिडिफाई कर दे, तो Cl2 के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस भी हाफ करके हम कर सकते हैं। यस। सर, बट कैन वी फाइंड आउट डायरेक्टली इन गैसियस फॉर्म? इज इट पॉसिबल? लाइक अगर हम एक जार ऑफ हीलियम ले, तो हीलियम एटम उसके बीच का हम आइडियल केस लेके कर सकते हैं। को कंपैरिजन करना है तो एक को सॉलिड लेगा, एक को गैस लेगा, एक को लिक्विड लेगा, फिर थोड़ी कंपेयर कर पाएगा। किसी को कंपेयर करने के सबका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो द स्टैंडर्ड थिंग इज सॉलिड ओनली। हाँ तो मतलब तूने एक कंटेनर में तूने लिक्विड लिया है, वो 5 लीटर लिया है, और दूसरे कंटेनर में लिक्विड लिया है, एक कंटेनर में तूने लिया उसको बोला सर 5 लीटर, दूसरे कंटेनर को बोला सर 5 kg, तो वो सही नहीं होगा ना। एक स्टैंडर्डाइजेशन तेरे को लेना पड़ेगा ना कि जो भी लिक्विड है उसका वॉल्यूम लीटर में लेंगे। ऐसे थोड़ी एक को अच्छा, लीटर में ले लिया, एक को केजी में ले लिया, एक को मीटर में ले रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, तेरे को सबको एक लेवल पे लेके आना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर कर पाएगा। ओके सर। सर, तो बेसिकली वी टेक He गैस, उसको सॉलिडिफाई करते हैं एंड देन उनके बीच के एटम का रेडियस, मतलब डिस्टेंस निकालते हैं, एंड हम देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसको लेते हैं एंड देन हम उसको हाफ करके वॉन्डरवॉल रेडियस मिलता है। हाँ ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हो गया सारा, थैंक यू। और किसी कुछ डाउट है, जो भी लोग कनेक्टेड है? ओके देन चलो, बाय।